मॉड्यूल का होमवर्क दिया था क्या बच्चों? मॉड्यूल का होमवर्क कौन सा कुछ चल रहा है? ये क्वेश्चन खत्म हो कुछ समझाया था तो इसमें लिखो। एक चीज हमने क्लियर कर ली कि बताओ बच्चों, ये जो जा रहा है इसमें जब आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इस टॉपिक के क्वेश्चन दूंगा, तो मैक्सिमम जो बिगिनर बॉक्स 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ऐसे ऐसे और ऐसे ये 3 केस जो हैं इसके सारे क्वेश्चंस हैं। अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो यहां पर सिर्फ एक बैटरी बनेगी VBL, यहाँ एंटर है तो पूरा अंदर आ जाएगा तो VBL 0 हो जाएगा, और इधर रहेगा तो यहाँ पर VBL 1 बनेगा, और यहाँ आगे कुछ भी लगा सकते हैं, इधर कुछ भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बैटरी बनती है। अब जो क्वेश्चन है उसके सेकंड वाले पार्ट को समझाने के लिए मुझे इसको फिर से समझाना पड़ेगा। देखो बच्चों, क्या मान लो ये जो कंडक्टर है, देखें ये जो हमने यहां पे लूप बनाया, जब ये चलता हुआ इस पोजीशन में कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। जब ये इस पोजीशन में, तो हमने बता दिया कि इसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है, इसके जितना ये जितना होता है ना उसमें ईएमएफ आता है, वो VBL आता है। लेकिन इसको समझने का दूसरा ढंग के लिए हम याद करते हैं एक पुराना मैग्नेटिक्स का क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था और इस पे एक फोर्स पूछा था, बेल साइन फोर्स होता था, डिस्प्लेसमेंट निकालता, लेकिन हमने करा ये था कि जितना भी पार्ट पहले मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उसको हटा दिया, अब जितना पार्ट अंदर था उसका क्या निकला था, डिस्प्लेसमेंट, वो R√2 ऐसा कुछ आया। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप देखिए ध्यान से, इस पोजीशन में जो बाहर है उसको क्या कर दें, हटा दें। तो ऐसा करने से बताओ ये कंडक्टर कहां से कहां तक का रह गया, अब ये यहां से लेकर यहां तक रह गया। इसका क्या ले लें, क्योंकि याद करो VBL में L भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से बच्चों ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हट जाएगा और ये अकेला रह जाएगा, और अकेले का आंसर क्या आएगा, VBL। बोला है आंसर कोई? अरे क्या हो गया? अगर ऐसे भी जा रहा है हटा के, अरे अरे ये तो ये इसका यूज था या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बन गया था इसका, तो ये सब मिलकर एक कंडक्टर बन गया, नहीं बन गया? तो अब मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, तो इसका इनिशियल ये फाइनल ये, तो ये सिर्फ इतना हुआ ही नहीं हुआ, तो चीज वही तो रही। ये कितनी लेंथ होगी जितनी ये, तो कितना ईएमएफ आएगा, VBL। अरे जो पहले समझाया था उसी ये दूसरा ढंग से समझाने का, वैल्यू सेम है या अलग अलग है? अरे सेम या अलग अलग? अच्छा बच्चों, अगर इसका पार्ट अभी इतना पार्ट अंदर है ना, मान लो इसकी अलग अलग पोजीशंस लेता हूं, मान लो ये अभी शुरुआत में यहाँ पर है, फिर ये थोड़ा आगे जाता है तो ये यहाँ पर है, फिर थोड़ा आगे जाता है तो यहाँ पर है। बताओ हर केस में जितना पार्ट अंदर है बाहर वाले को हटा दोगे, कितना ही डिस्प्लेसमेंट बनेगा, बोलो कितना बनेगा, L, और ईएमएफ कितना आएगा, VBL। अरे नहीं आया, अभी रुको, नहीं समझा के रहूंगा। अब देखना ध्यान से, जब ये यहां है तो बताओ इसका कितना पार्ट अंदर है, यहां से लेकर ये वाला पार्ट अंदर है कि नहीं है, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चों। अरे बोलिए ना आप लोग। अच्छा थोड़ा अंदर जाएगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक है या नहीं है, बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है या कांस्टेंट है, और पूरे टाइम ईएमएफ क्या रहेगा, VBL, वेरिएबल या कांस्टेंट? ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट से समझा रहा हूं आप लोगों को, नहीं आया समझ में? अब उसके बाद अगर मान लो मैं रिंग की बात करता हूं, रिंग में भी यही करते हैं, या लूप में, सर्कुलर लूप में भी यही करते हैं, जो बाहर है उसको हटा दो और जो बचा है उसका क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताएं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, रिंग जब ये इस पोजीशन से, अभी ये रिंग इस पोजीशन में है, जब ये रिंग इस पोजीशन में आएगी, सेम है या अलग अलग होगा?
बोलो सेम या अलग अलग, जल्दी बोलो। और इसको समझाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए फिर से इसको मिटा देंगे, और फिर से हाथ में खड़ा कॉन्सेप्ट, हाथ में खड़ा कॉन्सेप्ट एसेंट आन दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो सर, अब यहां देखना, यहाँ अभी आपको फील आएगा, देखना ध्यान से बच्चों, ये ऐसे आया, अब आप आंसर देंगे सब, बताएं कुछ, ये जो पार्ट बाहर ये हटा दो, बच्चा इतना सा हिस्सा, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट वही है क्या जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? अरे ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? थोड़ा आगे बढ़ेगा तो, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो, और बढ़ता ही ये वापस कम हो रहा, यानी बताओ ये डिस्प्लेसमेंट अगर L है और VBL EMF है, तो बताओ ये L की वैल्यू लगातार, फिर इसका मतलब ये लगातार वेरिएबल या कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन क्या था सेकंड वाला समझ में पूछो, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, फॉर विच लूप induced EMF is constant with time when flux is changing। फ्लक्स तो चेंज भी होना चाहिए, लेकिन ईएमएफ किस में कांस्टेंट है बताओ, स्क्वायर लूप में या सर्कुलर लूप में? लिखो अच्छा सेकंड का आंसर। When circular loop enters, देखो अच्छा, when circular loop enters in manifold, its effective displacement first increases, its effective displacement first increases and then decreases, first increases and then decreases, but for square loop, effective length and EMF remains constant with time. But for square loop, effective length and EMF remains constant with time. Remains constant with time. ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अच्छा। In the given diagram, next question. In the given diagram, conductor PQ is given. In the given diagram, conductor PQ is given. Initial velocity V0. Conductor PQ is given. Initial velocity V0. Initial velocity V0. Then find first लिखें its velocity will remain constant or not? Its velocity will remain constant or not? Second लिखो, external force required to keep its velocity constant. External force required to keep its velocity constant. बताओ क्या सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है? दो अच्छा तो नोट करो, to keep its velocity constant. थर्ड लिखें
थर्ड लिखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंडक्टर इन टाइम t, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स on the conductor in time t फोर्थ लिखें पावर delivered to the conductor PQ, power delivered to the conductor PQ by external force, डायग्राम बनाओ बच्चों। ये PQ कंडक्टर है, इसको नोट वेलोसिटी दी, मैग्नेट फील्ड लगा है, इसकी लेंथ है, बनाओ पहले, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट नोटे बच्चों, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझने पहले पहले तो इसको अच्छे इंपॉर्टेंट करो, ये वाला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जब भी रिवाइज करें इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन 2 3 4 तरह के क्वेश्चन पे बने हुए, इस पर सिंगल इस क्वेश्चन पर, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो खुद दिख ही रहे हैं आप लोगों को, 4 क्वेश्चन तो यहीं से बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसको समझे उससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। देखो बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक कंडक्टर है, लेकिन ये एक कंडक्टर है, लेकिन ये एक कंडक्टर है, लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरह से हो सकता है जो हमने पढ़ा है अभी तक। पहला, कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है किसका, न कोई करंट है न कोई वेलोसिटी है। लेकिन जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, सी द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है बच्चों, तो आप सब जानते हो उस पर क्या लगता है, फोर्स, बेल साइन थीटा। फोर्स किससे निकलता है, बेल में से, याद आ रहा है बच्चों कॉन्सेप्ट। तो इस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स लगता है, ये कौन से चैप्टर की बात की जा रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, पिछला चैप्टर। अच्छा, जब इसको चलाते हैं तो दिस इज मूविंग कंडक्टर। क्या है बच्चों, ये मूविंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो हमने कई बार बात करी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, एक ईएमएफ आएगा, इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या नाम है? अब आप मुझे आंसर देंगे सब बच्चे, ये कौन से चैप्टर की बात है, EMI। इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, समझें इस चीज को कि करंट कैरिंग कंडक्टर है या मोशनल कंडक्टर है। आप बताएं, जैसे इसको एक वेलोसिटी दी, कौन सा केस हो गया बच्चों, बोलो कौन सा केस हो गया, नॉर्मल केस, एमईसी या EMI? EMI अगर आएगा बच्चों, तो इसमें क्या डेवलप होगा, एक EMF डेवलप होगा। इधर कौन सी पोलैरिटी, वही जो बार बार आती है, इधर आएगी प्लस, इधर आएगी माइनस। और अब बताओ, क्या सर्किट कंप्लीट है? अरे सर्किट कंप्लीट है या नहीं है? और ये एक बैटरी बिहेव करेगा, तो बाहर करंट किधर से किधर फ्लो करता है, बाहर प्लस से माइनस, और इधर करंट जाएगा नहीं जाएगा, ये करंट कौन सा है? और अब इंड्यूस करंट आते ही एमईसी। इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में EMI कॉन्सेप्ट भी है सामने बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एमईसी कॉन्सेप्ट भी है, और अपने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आने वाला है इसमें, समझाऊंगा अभी। तो बात ये निकल कर आई कि जैसे ही आपने इसको वेलोसिटी दी,
इसमें एक ईएमएफ और करंट आया, उस करंट की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने का आपको याद है, बिल साइन थीटा में एल क्रॉस बी से निकालते थे हम, कई बार निकाला है। एल किधर है, जे कैप, बी किधर है माइनस के जे के, और ये आ गया माइनस आई। यानी कि बताओ बच्चों, माइनस आई किधर होगा, माइनस आई इधर होगा या इधर होगा? क्या इस तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा नहीं करेगा? ये वेलोसिटी का क्या कर रहा है, सपोर्ट या अपोज? अपोज करेगा। तो बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज या कांस्टेंट? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट और नॉट? क्यों? क्योंकि इसकी बैक डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, और इसकी वैल्यू, अच्छा वो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो इस तरह से ये डायग्राम बनाओ बच्चों। अब मैं चाहूंगा ये डायग्राम अलग से बनाना, क्योंकि आपने क्वेश्चन के डायग्राम में बनाया, तो ये हमने सॉल्यूशन में निकाला है सब, तो अंडरस्टैंडिंग पता नहीं, फिर पता नहीं लगता बच्चों को ये क्वेश्चन में दिया हुआ था या हमने निकाला है। ऐसा होता है कई बार, क्वेश्चन के डायग्राम में पूरा बच्चा कंप्लीट कर लेता, समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या था। अलग से बनाना है इसको, फिर लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं, जल्दी बनाओ। लिखो फर्स्ट का आंसर क्या क्या हुआ, एक बार फिर से देख लो। जैसे ही क्या दी, वेलोसिटी, मूविंग कंडक्टर, मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आते ही क्या लगा इस पे, फोर्स, मैनी इफेक्ट्स ऑफ करंट। फोर्स किधर लगा, पीछे, वेलोसिटी आगे, तो इसकी स्पीड क्या होगी, लिखो बच्चों। when conductor starts moving when conductor starts moving, due to induced EMF and induced current, due to induced EMF and induced current, induced EMF and induced current, it experiences a magnetic force, it experiences a magnetic force it experiences a magnetic force in the opposite direction to the velocity, in the opposite direction to the velocity, in the opposite direction to the velocity. So its speed, so its speed decreases, its speed decreases. ये हमारा पहला काम हो गया बच्चों, कि हमने सीखा कि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमें बच्चों ये पता करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलो मैं आपसे, देखो समझना इस चीज को, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना बच्चों। देखना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, देखिए सब बच्चे, मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी, बोलो क्या हुआ, बोलो वेलोसिटी, बोलो वेलोसिटी क्या हुआ, इसका बढ़ रही कम हो रही है, बोलो क्यों ही कम? जैसे ही आपने वेलोसिटी दी, कौन काम करने लग गया अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम, और डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 0। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जब मैं इसको यहाँ वेलोसिटी दे रहा हूँ, ये मैंने इसको वेलोसिटी दी, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी जा सकती है क्या? बोलो कैसे रख सकते हैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट? बोलो बच्चों, क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या आंसर भी दे रहा हूँ? क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और आंसर भी कैसे दे रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी जा सकती है क्या? अरे हाँ भाई, खुद ही रख रहा हूँ, क्या करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब बताओ बच्चों, क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रखी जा सकती है क्या? यस। क्या लगा के, एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे, पीछे या आगे?
और एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाएंगे आगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो बच्चों, ज्यादा या कम? बोलो। इक्वल क्यों होगी बताओ? क्यों इक्वल होगी? अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर मान लो ये 11 और 10 हुआ तो नेट फोर्स इधर लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर आपने इसको कम रखा तो स्पीड, फिर आपको रखना क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखने के लिए बताओ दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? और ये ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर बेसिक्स पे बिल्कुल चल रहे हैं, हम क्या चाहते हैं सेकंड वाले स्टेप में, वो क्या बोल रहा है, क्या चाहता है कि वेलोसिटी क्या रहे? अरे वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट अगर रहती है वेलोसिटी, इसका तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन जीरो का तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब उस पर नेट फोर्स है जो भी वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफएम। हमें यही निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कितना फोर्स, क्या पता करना है? फाइंड एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफएम। और एफएम का फॉर्मूला याद करो, बिल साइन थीटा। अरे याद आया नहीं है? और क्योंकि एल और बी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, बिल 90। बस ये डिफरेंस आ गया कि यहां जो आई है वो कौन सा आई है? वो पुराने बैटरी जैसा करंट है या इंड्यूस्ड है? और इंड्यूस करंट से भी हम डरने वालों में से नहीं, फॉर्मूला वही होता है, बोलो इंड्यूस करंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? आर। और अगर ये चलता है वी से तो वो ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो बच्चों, वी नॉट बी एल। अरे कई बार कमा के बच्चों तो ये, और ये कितना है आर, और ये कितना होगा? एल। क्या गया? फोर्स। इतना फोर्स चाहिए, वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, इसकी, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रहे बच्चों? कांस्टेंट रहे। नोट करो बच्चों। ठीक है। अब अगला क्या पूछना है बच्चों बताओ? अगला क्या पूछ रहा है? वर्क डन। क्या पूछा बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, बोलो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताएं, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। ये डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है? इधर। मान लो टी इक्वल टू जीरो से ये कहां पहुंच गया? टी। मैं लिखवा ना इन टाइम टी। अरे लिखवा इन टाइम टी। तो टी टाइम में बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बताओ। बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? और यार गजब आप लोग, आपकी क्लास में कई बार तो एकदम से आंसर इतनी जल्दी आता है, जबकि किसी और क्लास में कभी कभी तो आप लोग। बोलो बच्चों, एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? वी नॉट इनटू टी। टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको वहां पे पुट देंगे, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ये रही, इसको भी वहां पुट देंगे, और आंसर आ। नोट करो बच्चों, एफ एक्सटर्नल वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर वी नॉट टी होने से वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पावर डिलीवर पूछ रहा है,
बोलो इस टाइम को नीचे ले जाऊं तो, अरे बोलो इस टाइम को नीचे ले जाऊं तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? पावर। तो ये टर्म क्या होगी? पावर किसके? एक्सटर्नल फोर्स का है, तो ये होगी एक्सटर्नल पावर कितनी डिलीवर की गई। क्या फॉर्मूला आया? वी नॉट बी स्क्वायर, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी में आगे आ जाएगा। ये तो आंसर आ गया। P एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इसका। जगह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा ले ली इसमें बेटा। वर्क डन एक्सटर्नल बाय टी वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज पावर एक्सटर्नल वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। P proportional to V नॉट स्क्वायर का मतलब हुआ ये पैराबोलिक वेरिएशन कहलाएगा। ग्राफ इसका प्लॉट है P और V नॉट में, तो ये ऐसा होगा पैराबोला। इसी को आगे लिखते हैं V नॉट बी एल ई स्क्वायर बाय नोट बच्चों। फर्स्ट आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्या होता है? फर्स्ट लिखवा तो दिया मैंने पूरा। फर्स्ट वाला आंसर तो पहले हो गया था ना। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन होता है डायरेक्शन में इंड्यूस करने वाला है ना, तो कल ही बता दिया है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अंदर जब जा रहा है या बाहर जा रहा है, जब सब बता देता। ठीक है साहब, अब इधर देखें, रिजल्ट वर्क डन भी आ गया है। तो क्वेश्चंस काफी सारे। फोर्स, अच्छा ये फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, क्या प्रोपोर्शनल रख रहा है? एफ बोलो, एफ प्रोपोर्शनल टू, एफ प्रोपोर्शनल टू, कहां गया कॉन्सेप्ट? ये रहा। तो अगर ग्राफ बने एफ और वी नॉट में तो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन पावर और वी नॉट में ग्राफ बनेगा तो पैराबोला, ऐसा आएगा। और इस रिजल्ट से ये इसको नीचे ले गया, पावर एक्शन आ गया। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक और डिस्कशन है बड़ा अच्छा। वी नॉट बी एल को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ई का क्या हो गया? स्क्वायर। और ई स्क्वायर बाय आर यानी वोल्टेज स्क्वायर बाय आर। तो याद करो बच्चों क्या होता है, याद करो, इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर आ गई एक्सटर्नल पावर के बराबर। इसका मतलब समझना ये रिजल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो आप ध्यान से। हम इसको चला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क। हम इसको क्या डिलीवर कर रहे हैं? पावर। हम इसको एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इस पर 10 जूल वर्क किया एक सेकंड में, तो यहां से भी कितना ही निकल रहा है? 10। देखो जितना मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल पावर दे रहा हूं, उतनी पावर रेजिस्टेंस पर हीट लॉस में जा रही है। मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैं इसको खींच रहा हूं इस पर फोर्स लगाकर, मैं तो इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मेरी एनर्जी करंट के थ्रू कहां जा रही है? रेजिस्टेंस में, किसमें? हीट लॉस में। हुआ ये कि मैंने अगर एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी दी, तो इसमें इसने उसमें से एक भी जूल एनर्जी रिसीव खुद ने नहीं की,
सब उसने वाया करंट क्या कर दी, ट्रांसफर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो 10 जूल में से ये 1 जूल भी रख लेता तो क्या होता, तो इसकी एनर्जी, अरे अगर ये लगातार हर 10 जूल में से 1 जूल अपने पास रखता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी स्पीड, जबकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब चेंजिंग एनर्जी, बोलिए ना बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब चेंजिंग एनर्जी। जीरो होने का मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब इसको कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सारी एनर्जी, हमारी सारी एनर्जी किसमें जा रही है। तो इसका मतलब समझा रहा हूं, ये देखो रिजल्ट आना एक अलग चीज है, उसका कॉन्सेप्ट अलग चीज है। इससे सीखने को मिला फाइनली, वॉट एवर वर्क डन ऑन द कंडक्टर बाय एक्सटर्नल फोर्स इज रिलीज्ड एज फॉट हीट एनर्जी। लिखो बच्चों, सो work done on the conductor, work done on the conductor, work done on the conductor by external force, work done on the conductor by external force, by external force is released in form of heat, is released in form of heat, is released in form of heat by is released in form of heat by the resistance, the resistance। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से बच्चे, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पूरे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है। मेरा एक और सजेशन है बच्चों, ध्यान से, इस चैप्टर में जब भी करंट आएगा तो डरने वाली बात नहीं, करंट हमेशा क्या रहेगा, इंड्यूस वोल्टेज जो हमने पहले निकालना सीखा, उसमें सिर्फ किससे डिवाइड करना होता है, रेजिस्टेंस से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given diagram, conductors PQ and RS, conductors PQ and RS PQ and RS are moving in opposite directions, are moving in opposite directions, opposite directions, then find current through the resistance capital R, then find current through the resistance capital R, current through the resistance capital R। ये बनाओ छू
हाँ साहब, अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आज आज जाके आज जो होमवर्क दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क होने वाला है। और क्वेश्चन सब मतलब इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ से है, उसमें भी स्ट्रेट कंडक्टर्स वाला है। आप बीबी नंबर 7 आज मैं आपको दूंगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ही काम करना है। आपको एक स्क्वायर लूप होगा या एक कंडक्टर होगा, उसमें देखना है ईएमएफ कितना आ रहा है, कौन से साइड में आ रहा है, बस वो वीबीएल लिखना है। और उसके आगे करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ ये चल रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मोशन का, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, मोशन का। अब ये चल रहा है तो इसमें भी क्या आएगा, ईएमएफ वीबीएल, और इसमें भी क्या आएगा, वीबीएल। और ये क्या बन जाएंगी, दो बैटरीज। अरे याद है अपने बता रहे हैं। और बैटरीज की पोलैरिटीज का भी मैंने बता रखा, दो बैटरीज बन जाएंगी। इनको हटा के क्या लगा देंगे, दो बैटरी। और यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस, दो बैटरी रेजिस्टेंस। और क्या पूछा है, करंट। क्वेश्चन किस में चला गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी बच्चों, इसकी भी क्या बना लें, बैटरी। इसकी भी क्या बना लें, बैटरी। और अब आप मुझे, अब मैं तो खूब बता दे बच्चों, ये बताओ ये एंड कौन सा बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि जब ये इधर जा रहा है क्रॉस फील्ड तो हमेशा यहाँ क्या आता है, बोलो क्या आता है, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, जरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए बच्चों। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, रेजिस्टेंस तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। और ये इस तरह से हम दो बैटरीज यहाँ पर बना देंगे। सही है गलत, क्योंकि ऐसा बना दिया तो आंसर अलग आएगा, है ना। बताओ बच्चों, क्या यहां से इसको धीरे से बड़ा कर देंगे इस तरह से। आप बताएं सही है क्या। ये ईएमएफ E1 है और ये ईएमएफ क्या है, E2 है। अब ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, VBL। वेलोसिटी कितनी फर्स्ट की, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। बोलो बच्चों, फर्स्ट की वेलोसिटी बोलो 6, मैग्नीफिक बोलो 6 इंटू 2, 12 इंटू 0.5, बोलो कितना आएगा 6। 6 इंटू 2 इंटू 0.5, बोलो आंसर 6 वोल्ट। बोलो अब क्या इसका भी निकाल लोगे, बोलिए नहीं बच्चों आप लोग, इसका भी निकाल लोगे। जो सेल्स को फिर क्या करना पड़ेगा, मर्ज। मर्ज करना आता दो सेल्स को, पैरेलल में दो सेल्स को मर्ज करने का क्या तरीका सिखाया था, एक तरीका था, अरे याद है, तलवार चला कॉन्सेप्ट, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस, वो वाला करो। चलो बनाओ इसको, सेकंड बनाओ इसका, दूसरा E2 निकालो, पहले E2 निकालो। ये बना लिया, E2 निकालो। E2 निकाल के ये दोनों सेल्स का E इक्विवेलेंट निकालो। स्टेप बाय स्टेप काम करो, चलो। E2 निकालो, फिर दोनों सेल्स का E इक्विवेलेंट निकालो। अरे चाय कौन सा पिए नहीं आज मैंने। चाय पानी, चाय पानी हो गया। हाँ साहब, इसका कोई वोल्टेज निकाला आपने, अभी तो ये डायग्राम बनाना धीरे धीरे, है ना। कोई बच्चे तो इसलिए डायग्राम इतना धीरे बनाते हैं ताकि सही करने लग जाए खुद ही। हाँ बोलो बच्चों। अरे यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ 0.5 आएगा, तो आंसर का फॉर्मूला 3 वोल्ट आएगा। अब बोलो बच्चों, ये कितना वोल्ट हो गया। अच्छा इनके रेजिस्टेंस भी दिए, इसका E1 कितना हो गया 6 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो उसको।
अरे जो रेजिस्टेंस उसका इंटरनल बोलो कितना 3 ओम, और इसका ये कितना है और इसका R2 कितना है। अब याद हो क्या तरीका सिखाया था बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या था, E1 E2 अपॉन R1 प्लस, चलो E1 कितना है 6, फॉर्मूला लिखूं क्या, अच्छा फॉर्मूला लिखूं क्या E1 R2 E2 R1 और फिर इसको मिटा क्योंकि बहुत ऊंचा हो, हम इतने ऊंचे जाने वालों में से हम लेवल में आ, E1 E2 R1 प्लस, अब तो ठीक है, अरे अब तो सही है, बोल नहीं रहे बच्चों, गलत है, ध्यान नहीं गया। अब क्या है, अब थोड़ी बात, जब मेरे बाबा पूछा सही है तो बोले सही है, अब क्या हो तो निकल गया, अब पछताए हो क्या, मतलब कैसी कैसी चीजें बनते हैं, चिड़िया खेती चुग गई, मतलब एक तो नाम चिड़िया ऊपर से खेत चुग गई पूरा का पूरा। हाँ साहब, यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों क्या, नेगेटिव। क्यों आया नेगेटिव बताओ क्योंकि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसीलिए अगर आपने यह सही पोलैरिटी नहीं बनाई और दोनों का आपने ऐसे दिखा दिया बच्चों, ऐसे दिखा दिया, तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा, अभी अलग आएगा आंसर, यहाँ प्लस आता है और यहाँ क्या आएगा माइनस, इसलिए 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, आंसर 36 माइनस 9 27/9 3 वोल्ट आ गया। अब वोल्टेज आ गया टोटल 3, रेजिस्टेंस कितना है, अरे रेजिस्टेंस कितना है 3, आई इज इक्वल टू कितना हो गया 3/3 इज इक्वल टू, फिर गलत है, बार बार गलती होती है इसमें, क्या गलती है बताओ बच्चों, क्या गलती है, अभी भी एक गलती रह गई है, मैंने आपसे कहा था जब सेल्स को मर्ज करो तो ई इक्विवेलेंट के साथ, ये भी भूल गए आप लोग, आर इक्विवेलेंट निकालो, सेल्स के क्या दिए हुए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका कितना है 6, इसका कितना है 3, दोनों पैरेलल में, तो 6 और 3 का रिजल्ट 2, अब जाके पूरा सेल मर्ज हुआ, ये एक रेजिस्टेंस बना, ये एक बैटरी बनी, और इस बैटरी का ईएमएफ 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, और फिर ये कितना है 3, इस वजह से करंट की वैल्यू आ गई 3/3 + 2 = 0.6 एम्पियर। नोट करो, कुछ बच्चे वन आंसर निकाल लेते हैं इसका, जल्दी कॉन्सेप्ट चलाओ, कौन है, कौन बोल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों है ना, ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला, मस्त रहो खुश रहो लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं करना है, ठीक है, नोट लिया बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसलिए मैंने कहा था प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी रिवाइज करें इन दोनों क्वेश्चंस को हमेशा रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, आप देखो, ये पहले आया मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, मोशन ईएमएफ वीबीएल में, फिर पोलैरिटी सही बनाने का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे पोलैरिटी गलत बनी तो क्वेश्चन आंसर गलत जाएगा, फिर जब ये बन गया तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया, तो अब उसमें सेल्स का मर्ज का, पैरेलल सेल्स का मर्ज का कॉन्सेप्ट तलवार चला वाला, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो बीच में साइन क्या आएगा माइनस, फिर जब ये सॉल्व कर लिया तो फिर एक और चीज कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम गलती से भूल जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मर्ज करना होता है, वो वाली चीज भी यहाँ आई, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत, दो चैप्टर, वो सारे क्वेश्चंस जो दो चैप्टर को कनेक्ट करते हैं आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे इसने किसको करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई के कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field in the given diagram. Find the direction of magnetic field
in the given diagram. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बनाओ बच्चों। एक कंडक्टर है, ये PQ, इस PQ को इधर लेके जा रहे हैं किसी v वेलोसिटी से, ठीक है, और इसका नाम रखा है इन लोगों ने HP, इसका नाम LP। HP मतलब हाई पोटेंशियल, LP मतलब लो पोटेंशियल। हाँ बच्चों, चलिए बताएं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इधर देखें कौन कौन सी डायरेक्शंस दी हुई, बताओ। वेलोसिटी डायरेक्शन, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कौन से करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। मोशन से इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस करंट किधर से किधर होता है, जल्दी बताओ बच्चों। इंड्यूस करंट इधर हाई से नहीं, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिस तरफ इंड्यूस करंट आता है वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल। इसलिए अगर इधर हाई पोटेंशियल दिया है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे बनानी होगी। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नहीं दी थी, हाई पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसी तरफ क्या बनाना है, इंड्यूस करंट ऐसा सीखना है। अब उसके बाद बताओ इंड्यूस करंट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, मेरा खुद का बनाया। बोलो बच्चों क्या है, V क्रॉस B से निकाल सकते हैं, याद है। एंड आई की डायरेक्शन बोलो क्या है, एंड आई की डायरेक्शन बोलो, बोलो वेक्टर में बोलो, एंड आई की डायरेक्शन बोलो माइनस। वेरी गुड। वेलोसिटी किधर है बच्चों बताओ, J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड में यहां क्या भरूं, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों क्या भरें, यहां पर I और J है तो निश्चित रूप से K भरेंगे। क्या भरें इसमें, K भर, जो कि गलत हो, क्योंकि JK तो क्या होता है I, JK क्या होता है, तो यहां क्या आना चाहिए, K कैप की साथ। आप बोलो बच्चों, यानी कि इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर आंसर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, माइनस K कैप, यानी क्या लगा है, क्रॉस। नोट बच्चों, के वो यहां पर एक ही डायरेक्शन पूछ रहे हैं, आ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे बिगिनर ऑफ नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 7-8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस में यही लगाना है, इंड आई इज इक्वल टू V क्रॉस B से किसी एक की डायरेक्शन निकालनी है। दो की डायरेक्शन दे देंगे, तीसरी की डायरेक्शन पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। find poles of the magnet, find poles of the magnet in the given diagrams. Poles of the magnet in the given diagrams, in the given diagram, in the given diagram. ये एक मैग्नेट है बच्चों, इसके इस तरफ x मार्क है, इधर y मार्क है। इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि x कौन सा पोल है, y कौन सा पोल है। एक इसके लिए इसकी इक्वेटोरियल पर एक मैग्नेट एक कंडक्टर बना हुआ है, ये कंडक्टर PQ, इसकी वेलोसिटी क्रॉस V है, और यहां लिखा है धीरे से LP। फिर से बोलो, क्या वेलोसिटी डायरेक्शन है, जल्दी बोलो बच्चों। अरे क्या वेलोसिटी डायरेक्शन है, और किसकी डायरेक्शन में, और किसकी डायरेक्शन में बताओ बच्चों। अरे इंड्यूस करने की डायरेक्शन भी तो है, इस बार इंड्यूस करने की डायरेक्शन। अरे LP दिया लेकिन HP तो, अरे जब ये LP तो दूसरा अपना भी क्या है, यस और नो। तो इंड्यूस करंट किधर गया बताओ बच्चों,
प्लस और मैग्नीफिक वेलोसिटी दी हुई तो किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? चलो मैग्नीफिक की डायरेक्शन निकालो, पहले ये काम करो, बाद में समझाऊंगा फिर आगे। एक काम करो, मैग्नीफिक की डायरेक्शन निकालो। जल्दी। चला कॉन्सेप्ट? देखें तो आप लोगों ने क्या किया। एंड आई वेलोसिटी क्रॉस बी, एंड आई किधर है? जे कैप वेलोसिटी माइनस के कैप क्रॉस क्रॉस। बोलो बच्चों यहाँ क्या भरे, क्या भरे यहाँ पर? जे के आई तो आएगा आएगा, के क्रॉस आई क्या होता है? जे, और लेकिन माइनस आ गए तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और के आई क्या हो जाएगा? जे। इस तरह से यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों? माइनस आई कैप का मतलब आंसर है सब बच्चे, क्या इस तरफ है क्या मैग्नेटिक फील्ड? अरे मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया ना, माइनस आई। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है कौन? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर कब होगा? जब यहां कौन सा पोल होगा, यहां कौन सा। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हमने फील्ड पता कर लिया, अब उस फील्ड के बेसिस पे हम पता करेंगे कि नॉर्थ और साउथ किधर होंगे ताकि ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो। बोलो बच्चों कैसे होगा? एक्स पर क्या आए? एक्स पर नॉर्थ और वाई पर, रुको रुको आपको क्या है, ये एस और ये एन। बोलो फील्ड लाइंस एन से, अरे एन से निकलती हैं और एस पे, अरे याद है कि नहीं है? आपको समझ में आया? देखो ध्यान से, फील्ड लाइंस बाहर किस तरफ जाती हुई दिखनी चाहिए? एस। और या फिर ये सोचो इक्वेटोरियल और एक्सिस में यही खास बात होती है, इक्वेटोरियल पर इधर ही होती है डायरेक्शन, एक्सिस पर सॉरी एक्सिस पे इधर ही डायरेक्शन होती है, जबकि इक्वेटोरियल पर ऑपोजिट होती है। अब उल्टा करो, उस डायग्राम को देख के सोचो, बताओ ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सिस या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल पे अगर यहां पर इस जगह पे मैग्नीफिक इधर है, इसका मतलब यहां कौन सा, देखो देखो ये कौन सा, बाहर, बाहर। अंदर किधर से किधर? साउथ से नॉर्थ। और बाहर किधर से किधर? नॉर्थ से, यानी ये इधर आ रहा है, इसका किस तरफ जा रहा है? साउथ। तो इस वजह से बताओ बच्चों, क्या यहाँ पर पोल समझ में आ गए कि नहीं आ गए? बोलो एक्स किधर, एक्स कौन सा वाला है? साउथ। और वाई कौन सा है? नॉर्थ। मैं फील लाइंस बना के दिखाता हूँ आपको, तो एक ताकि आपको फील आएगा। यहां से मान लो फील लाइन चली ऐसे, रफ है। फिर कहाँ है? फिर कॉन्सेप्ट नहीं बना है? ठीक है, नोट लिया? बीबी नंबर 7 कर लेना, बीबी नंबर 8 कर लेना, नोटो बच्चों, बीबी नंबर 7, बीबी नंबर 8, और 70 से 89। देख एक बार देखना, देखना मॉड्यूल देना कॉन्सेप्ट, बीबी नंबर 7, बीबी नंबर 8। अरे कोई मॉड्यूल दो रहे, हाँ 2 तक ही गया है। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो अभी तो बोल रहा हूँ 7 और 8 बोल रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे हो 3 4 आना चाहिए? अच्छा ऐसा बच्चों को लगता, जो कि गलत है। अभी आएगा जैसे हम कहेंगे वैसा आएगा। 70 से 89 एक्सरसाइज 1, 70 से 89 कॉन्सेप्ट, 70 से 89। एक्सरसाइज 3 में कुछ दिए पहले, कौन कौन से दिए? 6 8 11, 6 8 और अब 11 भी कर लो, उसमें 11 भी लिख लो।
लो बेटा। अब एक चीज ये देखें बच्चों, देखें आप लोगों को मैंने बता रखा है, आपका आंसर आता ही नहीं आता है, देखें क्या होता है, मजा आएगा भी। अभी जल्दी से गलत आंसर दें। याद करो बच्चों, दो लूप अगर ऐसे लिख रहे थे ए और बी, तो जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो बताओ इसमें कौन सा वाला आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो। एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो? या आएगा ही, आएगा ही। क्यों? क्योंकि याद करो यहां आते तब है जब इफेक्ट क्या हो, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। ये एक चीज फिक्स मैंने आपको समझा रखी है। क्या चेक करो सबसे पहले? इफेक्ट। इफेक्ट इंक्रीज है या डिक्रीज है? इसके अंदर कुछ होने वाला। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो क्या करंट इंक्रीज होगा? अब एक चीज नोट करें, इसका करंट इसका एक मैनीफील्ड प्रोड्यूस करेगा। अरे बोलो भाई, ये जो मैनीफील्ड है ये किसका है, फर्स्ट का या सेकंड का? ये वाला। अरे फर्स्ट का मैनीफील्ड क्या इसके एरिया में से निकल रहा है क्या? तो इसका मैनीफील्ड इसमें से जा रहा है, तो B1S2 क्या ये एक फ्लक्स है क्या phi2 से? यस और नो? अच्छा, ये B1 जो है ये किसकी वजह से? अरे B1 किसकी वजह से है? 1 में क्या फ्लो हो रहा है? क्या वो बढ़ रहा है क्या? जब ये करंट बढ़ेगा तो B1 तो फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स आएगा, तो इंड्यूस करंट आएगा नहीं आएगा? ये सब बातें यहाँ हो रही नहीं हो रही हैं? बस अब हम ये सीखना चाहते हैं, अरे हम लगातार कहां देख रहे हैं? पड़ोस में। अरे लेकिन जो यहां हो रहा है वो यहां खुद में भी हो रहा है। कैसे? बताओ बच्चों, आंसर दो। ये मैनीफील्ड लाइन पहले यहां से गई या पहले तो यहीं से निकली बताई जाएंगी? ये तो खुद का है। दूसरा स्टेप बताओ बच्चों, ये मैनीफील्ड इस करंट से है तो ये वाला मैनीफील्ड भी इसी करंट से है। बोलिए। और फिर उसका ये बताओ, ये करंट इंक्रीज होगा तो ये मैनीफील्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और बताओ इस एरिया से ये खुद की फील्ड लाइन जा रही नहीं जा रही है? खुद के एरिया से, खुद के करंट से खुद का ही मैनीफील्ड जा रही है। जब खुद का करंट इंक्रीज होगा तो खुद का ही फ्लक्स बढ़ेगा, और जब खुद का फ्लक्स बढ़ेगा तो खुद के फ्लक्स में चेंज आने से खुद में ही इंड्यूस करंट आएगा। ये खुद का यहां पर हो जाता है सेल्फ, और प्रॉपर पूरा फिनोमेना हो जाता है सेल्फ इंडक्शन। अगले टॉपिक का नाम बोलो। नहीं नहीं, हमने याद करो बच्चों, वो बिजली प्रोड्यूस कर रखी डैम्स पर, याद है? अरे डैम से बिजली प्रोड्यूस कर रखी, उसको आगे ट्रांसमिट करना ही नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम होना चाहिए था, लेकिन हमने अब क्या कर लिए? क्वेश्चंस। याद है बच्चों? अरे क्वेश्चंस कर लिए ना? अब क्या आएगा? लेकिन उससे पहले क्या आएगा? सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन टॉपिक लिख लिया। अब इस सेल्फ इंडक्शन टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो। सेल्फ इंडक्शन टॉपिक लिखने के बाद उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, और वो जो सेल्फ इंडक्शन टॉपिक लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा, इसमें अब हेडिंग की तरह लिखो सेल्फ इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस L। तो मैंने अभी आपको बोला, बताओ बच्चों ये फिनोमेना कब आ रहा है? जब खुद का ही करंट खुद में ही इंक्रीज हो रहा है। यानी कॉइल में जब खुद में करंट फ्लो करता है वो खुद ही क्या करती है? अपोज। यस और नो? अरे बोलो भाई, जब करंट कॉइल में खुद में करंट फ्लो करता है खुद ही अपोज करती है। जल्दी बोलो बच्चों, क्या सही बोला मैं? जब इसमें करंट फ्लो करेगा ये खुद ही अपोज करेगी। यस और नो? नहीं नहीं नहीं, खुद में करंट का अपोज करेगी या करंट में चेंज का अपोज करेगी? लगातार एक चीज दिमाग में रखो, करंट में चेंज का अपोज। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। एक प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस, याद करो। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कौन सा एंस? सेल्फ इंडक्टेंस।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, देखो उसमें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, it is the property of a coil due to which, it is the property of a coil due to which it opposes the changes in strength of current. It is the property of a coil due to which it opposes the changes in strength of current flowing through it, due to which it opposes the changes in strength of current flowing through it, flowing through it. यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से खुद में खुद के चेंज का अपोज करती है। अब फिर से मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मान लो ये आई करंट फ्लो करता है, सामने देखें, तो इसका अपना एक क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलो डॉट या क्रॉस, डॉट या क्रॉस, क्योंकि याद करो, मैं नहीं याद करो, लूप का एरिया वेक्टर, लूप का एरिया वेक्टर बाहर भी और, लेकिन अगर करंट बन जाएगा तो उसका एरिया वेक्टर भी फिक्स हो गया। बोलो डायरेक्शन। अब बताओ बी है और एस है, तो क्या बी एस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला जानते हो बच्चों, किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स का। अरे बोलो रे, लेकिन थीटा को वैल्यू कितनी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में एंगल कितना है, 0, और इस वजह से आप बस यहां से, और बस में ये कौन बैठा हुआ है, करंट। करंट का फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता है म्यू डाई अपॉन 2r, जानते हो। अब बताएं, अगर आई बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मैग्नेटिक बढ़ेगा, मैग्नेटिक बढ़ेगा तो फ्लक्स भी, यानी बताओ खुद का ही फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, खुद के ही करंट पे डिपेंड कर रहा है। यहां से अपना कौन सा अगला आएगा। और एक और चीज नोट करें, थीटा क्या हमेशा 0 रहेगा क्या कॉइल में, थीटा क्या हमेशा 0 रहेगा क्या। अच्छा तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अरे बोलो भाई, एरिया वेक्टर भी, लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे कर दिया बच्चों तो फिर तो बी इधर आ जाएगा और एरिया, फिर तो एंगल आ गया। अब जब बी इधर आएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, और इस वजह से आप देख सकते हैं सब बच्चे, एंगल थीटा खुद से, वैसे सोचो खुद से खुद का एंगल, अरे खुद से खुद का एंगल वैसे भी क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो लिखो बच्चों सेकंड पॉइंट, as flux through the coil, second point, as flux through the coil is directly proportional to, as flux through the coil is directly proportional to, is directly proportional to the current flowing through it, is directly proportional to the current flowing through it, the current flowing through it, then क्या लिखा, 5 proportional to I, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही यहाँ कौन है, L। तो इस तरह से इसको हटाया तो अपना फॉर्मूला बन गया फाइली, क्या कॉन्सेप्ट बन गया, फाइली। L की वैल्यू क्या होगी, 5/I, और खुद से खुद का फ्लक्स याद करो, BS cos 0, अगर कॉइल है तो कितने टर्न्स होंगे, N, NBS अपॉन I, और यही एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस इससे ही कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट था। थर्ड, इंड्यूस्ड, अब जब करंट में चेंज होगा तो उसमें खुद में इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा, खुद में कितना ईएमएफ आएगा जरा वो चेक करते हैं। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, d∅dt, फाइली L बार di/dt। यूनिट्स में एक बहुत बीच बीच में एक वर्ड आया था हेनरी, वो एक्चुअली इसकी यूनिट है वो हेनरी। अच्छा
बताएं इसकी और यूनिट बोलो, इसको देख के यूनिट बोलो। वेबर पर एम्पियर, ये एक और यूनिट होगी, वेबर पर एम्पियर। अच्छा इसको देख के यूनिट बोलो, इस फॉर्मूले को देख के। वोल्ट इनटू टाइम, वोल्ट इनटू टाइम है, वोल्ट इनटू टाइम लिखूं यहां पे, या वोल्ट इनटू सेकंड बाय एम्पियर। अब बताओ वोल्ट पर एम्पियर ये भी क्लिक नहीं किया, वोल्ट पर एम्पियर भी क्लिक नहीं किया आप लोगों ने ना। V बाय आई, अरे रेजिस्टेंस ओम सेकेंड, एकदम दिमाग में आया नहीं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, यार ये नई चीज आ गई। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो आ गया, लेकिन ये क्या है, क्यों है, फॉर्मूले वॉर्मूले भी हो गए चलो, लेकिन अभी फील आना बाकी है। अभी वो फील नहीं आया इसमें, मतलब क्या है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज है, उसको समझाने के लिए तो आप फिलाएंगे आप लोगों को। पहले नोट लो बच्चों, नोट लिया? जल्दी। वो फेवरेट बच्चा तो गायब ही हो गया, और दूसरा छावनी कॉन्सेप्ट भी गायब हो गया। तो बच्चों आपको ये बताने के लिए कि जैसे मैंने भी आपसे कहा था, ये भी एक तरह का क्या है, एंस है। क्या है बच्चों ये? याद करो हमने पढ़ा सबसे पहले रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इससे एक चीज याद है, क्यों लिख रहा हूं इसको एक ही जगह पर, इससे समझना चाहता हूं बच्चों, जिस तरह से रेजिस्टेंस आप एक सर्किट में लगाते हैं, सर्किट का एक एलिमेंट है, वैसे इंडक्टेंस भी सर्किट का क्या है, एलिमेंट। लेकिन क्योंकि आप जो बचपन से 9th-10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप हमेशा से क्या देखते हैं सबसे ज्यादा, रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस तो आपने 12th क्लास में देखा है, वो भी यूज में आया था बीच बीच में, लेकिन इंडक्टेंस तो अभी तक काम ही नहीं आया है, इसलिए वो नया लगता है, अजीब लगता है। लेकिन बस ये मान लो, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये प्योरली एक सर्किट एलिमेंट है। जैसे रेजिस्टेंस लगता है, जैसे कैपेसिटेंस लगता है, ऐसे इंडक्टेंस लगता है। अब और अभी कंपैरिजन करने के लिए बताओ बच्चों, हम ये भी जानते हैं, बताओ आंसर ना सब बच्चे, ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, टक्कर, कोलिजन्स, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, हर्डल बनी हुई है, इसलिए बताते हैं। कैपेसिटेंस को ऐसे इसलिए बताते हैं क्योंकि दो कंडक्टर को जब पास पास रखते हैं तो क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस। एल कब आता है? एल किससे बनता है? एल किससे बनता है? एल किसके लिए है? कैपेसिटर दो प्लेटों की प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्टेंस एक वायर की प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या लिखा है? इट इज द, पढ़ो सोचो सोचो क्या लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ, हाँ उस कॉइल पे अंडरलाइन करो ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। यानी बच्चों एक चीज बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे सी दो कैपेसिटर से दो प्लेट से आएगा, ऐसे ही कॉइल है तो एल है। बोलो बच्चों, कॉइल है तो, कॉइल है तो एल है। और इस हिसाब से अगर चलते बच्चों, तो यहाँ पे कॉइल है तो एल है, तो क्या बनाना पड़ेगा इसका सिंबल, एक कॉइल जैसा सिंबल बनाया जाता है, क्योंकि कॉइल है तो। अच्छा तीनों ओरिजिनेट भी एक ही स्टाइल में हुए, 5 प्रोपोर्शनल टू, अरे 5 प्रोपोर्शनल टू क्यू, प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू 5, प्रोपोर्शनल टू आई। बताओ क्या वी प्रोपोर्शनल आई से रेजिस्टेंस आता है? क्यू प्रोपोर्शनल वी से क्या सी आता है? ये भी बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं। इस बताओ क्यों बार बार इस चीज से कर रहा हूं कि ये भी एक तरह का एंस है, कुल मिला के एक एलिमेंट है। अच्छा ये जब हो गया वी प्रोपोर्शनल आई, अब बताओ इसका एक वोल्टेज होता है, बोलो वी इज इक्वल टू, बोलो इसका वोल्टेज क्या था, वी इज इक्वल टू, और इसका वोल्टेज क्या आया था अभी आपने देखा था, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी।
लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। लगने में फॉर्मूला अजीब सा लग रहा है, वोल्टेज का सबसे इजी फॉर्मूला कौन सा है? IR। वो लगता है हाँ सबसे इजी फॉर्मूला, लेकिन मैं अब आपको दूसरे ढंग से समझाता हूं इन वोल्टेजेस के फॉर्मूले को। एक है एलिमेंट और दूसरा है उस एलिमेंट में वोल्टेज का रीजन। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो ध्यान से, बोलो ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या बच्चों? और ये क्या है? इस एलिमेंट में वोल्टेज का रीजन। मैंने बताओ, आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस में वोल्टेज कब आता है? अरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज कब आता है? जब उसमें क्या फ्लो होता है? करंट। ऐसे बोल रहा हूं तो बोलो बच्चों, एक तो क्या है? एलिमेंट, और दूसरा उसका कारण। बताओ, आर एलिमेंट में वोल्टेज किसकी वजह से आता है? करंट। चलो बताओ, ये क्या है? एलिमेंट। कैपेसिटर में वोल्टेज कब आता है? जब कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज। तो फिर बताओ, इंडक्टर में वोल्टेज कब आता है? अब ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि करंट से नहीं आता है। करंट में क्या चाहिए? क्योंकि अगर आई कांस्टेंट हुआ तो डी की वैल्यू जीरो होने से ईएमएफ जीरो, जो हम जानते हैं। अगर आई कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ, इसलिए यहां डी आई आना चाहिए, आई आना चाहिए था, डी आना चाहिए। इसलिए इसका इस फॉर्मूला इसके हिसाब से आया है। भाई जो कारण है उसके से वो आ रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस के लिए करंट होना चाहिए, कैपेसिटर के लिए चार्ज होना चाहिए, तो इंडक्टर पर वोल्टेज के लिए चेंज इन करंट होना चाहिए। ये बनाओगे बच्चों? ये बना लोगे? चलो बनाओ, देखें कैसे बनाते हो। ये किसका कॉन्सेप्ट है? देना पीछे पीछे।